हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है दीप्ति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास और हिंदी की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए दीप्ति स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में सीडीपी और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और यूपी टेट एग्जाम आपका 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। देखिए जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है वह देखेंगे यहाँ पे 2 से लेकर के 7 वर्ष की होती है। 2 से लेकर के 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वह पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है। और उसमें देखेंगे विचारों की अनुत्क्रमणीयता रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें देखेंगे जो आपके बच्चे रहते हैं वह बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के कोई भी वस्तु या कोई भी बात होती है जो उनका मस्तिष्क होता है उसमें तुरंत वह उसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। और इसी कारण इस अवस्था में जो विचार प्रक्रिया होती है वह अनुत्क्रमणीय होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, लेव वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बाल विकास के बारे में क्या कहा है यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने कहा था कि जो बाल विकास है वह सामाजिक अंतर संबंध का एक परिणाम है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। लेव वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा था कि यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आपको सबसे पहले यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद दिया गया तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। देखिए डेवलपमेंट कब होता है या विकास आपका कब होता है, विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और जो अनुभव है उसके कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसमें देखेंगे क्या क्या होता है, इसमें देखेंगे शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ये सब विकास होते हैं इसी में। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो लज्जा है जिसको आप लोग लाज बोलते हैं, जो लाज आती है बच्चों को, और यहाँ पे जो गर्व है, जो प्राउड फील होता है, ये जो भाव हैं किस दशा में विकसित होते हैं। तो ये देखेंगे जो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था में विकसित होता है। लज्जा और जो गर्व का भाव है वह आपका बाल्यावस्था में विकसित होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, धर्म में या मानव शरीर में या यौन संबंधों में या विद्यालय में। देखिए जो 6 से 10 वर्ष की अवस्था वाले बालक होते हैं उनको देखेंगे लगभग वह आपका जो विद्यालय होता है, विद्यालय में रुचि लेना स्टार्ट कर देते हैं 6 से 10 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डी वाला आपका राइट आंसर है। डी वाला क्या है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में देखेंगे जो बालक होते हैं उनकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है प्रारंभ हो जाती है। और इसी को यहाँ पर देखेंगे जो आयु रहती है, इसी आयु को यहाँ पे विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर करिए। अगर दंड देंगे तो क्या वो प्रेरित होंगे या फटकारेंगे या प्रशंसा करेंगे या उसे बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, मारना पीटना है। तो प्रेरित कब होंगे, प्रेरित कब होंगे बच्चे, छात्र प्रेरित तब होंगे जब उनकी आप प्रशंसा करें या उनको कोई इनाम दें, पुरस्कार दें, तब जा करके वह क्या करेंगे, प्रेरित होंगे।
कोई कार्य करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रशंसा हो जाएगा। छात्रों को प्रेरित करने की जो सही विधि है वो आपका प्रशंसा है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से प्रश्न पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे स्मृति में यहाँ पे मदद नहीं करेगा। स्मृति में देखेंगे अगर आप कोई भी बच्चा है, कोई भी चीज़ है, अगर उसको बार बार दोहरा रहा है या अभ्यास कर रहा है तो उसमें देखेंगे क्या होगा, उसमें देखेंगे स्मृति में वो क्या होगा, सहायक होगा। स्मृति को सुधारने में क्या होगा, सहायक होगा। ताल अथवा लय की सहायता लेना यह भी आपका स्मृति में सहायक होगा। उसके बाद विषय सामग्री को उचित समूहों में व्यवस्थित करना। विषय सामग्री को अगर उचित समूहों में व्यवस्थित कर रहे हैं तो यह भी आपका जो स्मृति होता है, स्मृति को सुधारने में सहायक होगा। यह तीन तो सहायक होंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया था स्मृति में यहाँ पे सहायक नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला नहीं है। अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे होगा पारस्परिक अनुकूलन हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारस्परिक अनुकूलन सीखा जाता है और यहाँ पर देखेंगे बी वाला राइट आंसर है। और इसी को एसआर लर्निंग भी बोलते हैं। एसआर जो लर्निंग होता है जिसको बोलते हैं आप लोग उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम बोलते हैं। तो यही है, बी वाला राइट आंसर है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें जो सीखने का स्थानांतरण है वह सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अंतर करना, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रासंगिक और व्यवहारिक होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो ये जीन पियाजे थे, जीन पियाजे द्वारा पहचाना गया था। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इसमें क्या था, संवेदी गामक अवस्था थी जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष थी। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी 2 से लेकर 7 वर्ष थी। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी 7 से 11 वर्ष थी। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताया था जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष थी। तो इन्हीं 4 बौद्धिक विकास में विकास के स्तरों में इन्होंने इसको डिवाइड किया था। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो व्यक्तिगत होता है, जो व्यक्तिगत निदान विधि है उसका उपयोग विशेषतः जो दुर्बल बालक होते हैं उनके अध्ययन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए बच्चों में जो भाषा का विकास है वो देखेंगे जो उनकी आनुवांशिकता होती है और जो पर्यावरण होता है दोनों से प्रभावित होता है, दोनों पे डिपेंड रहता है, दोनों पे निर्भर रहता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इनमें से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। देखिए दिया गया परिवार की जो गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति है
तो यह तो सही होगा। अगर शैक्षिक पिछड़ापन है तो इसकी वजह से होता है। अगर परिवार गरीब है, उसकी सामाजिक जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो शैक्षिक पिछड़ापन होगा। विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, अगर कोई भी विद्यालय है उसका जो शैक्षिक वातावरण है, जो उसमें पठन पाठन चल रहा है अच्छे से नहीं चल रहा है, मान लीजिए उसमें टीचर नहीं है या जो भी व्यवस्था चाहिए बच्चों को, अगर वो सब है नहीं, तो उससे भी क्या होगा, जो शैक्षिक होता है वह पिछड़ जाता है। और इसके बाद देखेंगे दिया गया परिवार का व्यवसाय। तो परिवार का व्यवसाय इसमें कोई भी रोल नहीं डिपेंड करता है, इसका कोई भी इसमें प्रभाव नहीं है। और परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण, तो यह भी देखेंगे शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण होता है। यह 3 तो कारण है, लेकिन यहाँ पे सी वाला नहीं है, तो सी वाला राइट आंसर है। शैक्षणिक पिछड़ेपन में परिवार का व्यवसाय कुछ भी नहीं, उससे कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपचारात्मक जो अध्यापन होता है यह हो जाएगा, यह प्रासंगिक नहीं है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। और इस तरह से प्रश्न बिल्कुल फिक्स है कि आपका जो यूपी टेट एग्जाम है उसमें पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक फार्मूला आपको याद रखना है, बुद्धि लब्धि का फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। या तो आपसे फार्मूला ही यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाएगा या इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस तरह से दे देता है। तो बुद्धि लब्धि बराबर आप लोग जानते हैं कि मानसिक आयु, यहाँ पे आयु कर लीजिएगा, और बटे आपका वास्तविक आयु या शारीरिक आयु भी दिया रहता है। वास्तविक आयु लिखे या शारीरिक आयु लिखे सब सेम है, गुणे आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे आपको मानसिक उम्र 12 साल दिया गया है, तो बुद्धि लब्धि बराबर यहाँ पे 12 कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक 20 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, इसका मतलब है कि उसकी जो रियल एज है, वास्तविक आयु है, वह कितनी है, वह 20 साल है। या उसकी जो शारीरिक आयु है वह कितनी है, 20 साल है। और इसी में आपको 100 से गुणा करना था, तो 20 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। और यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, आ जाएगा 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा आंसर। और 60 देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो 60 सी वाले में, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर कोई भी बच्ची है, मतलब बालिका है, अगर उसकी बुद्धि 71 से कम आ रही है, बुद्धि जो लब्धि है वह 71 से कम आ रही है, तो वह जड़ बुद्धि के अंतर्गत आएगी। यह भी पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह गार्डन जो आलपोर्ट थे उनको माना जाता है। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का जो अग्रणी माना जाता है वह गार्डन आलपोर्ट को माना जाता है, तो बी वाला राइट आंसर है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह राश ने कहा था। राश ने कहा था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना चाहिए, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। जो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत था उसको किसने दिया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बंडुरा और वाल्टर ने दिया था, 1977 में दिए थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह कहे थे गेट्स और उनके अन्य साथी थे और उन्होंने यह कहा था, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है तो यह हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
जब देखेंगे शिक्षक, अगर कोई भी शिक्षक है, कोई टीचर है, अगर वह एकाधिकारवादी हो जा रहा है तो यहाँ पे जो शिक्षण होगा वह बहुत कम प्रभावशाली रहेगा। जब विद्यार्थी निष्क्रिय रहें, जब विद्यार्थी एक्टिव नहीं रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, तो भी यहाँ पे जो शिक्षण होगा वह बहुत कम प्रभावशाली रहेगा। केवल लिखने पर ही बल दिया जा रहा हो, सिर्फ लिखाया ही जा रहा हो, तब भी यहाँ पे जो शिक्षण होगा वह आपका यहाँ पे बहुत कम प्रभावशाली रहेगा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सब कारण है शिक्षण को कम प्रभावशाली करने में, तो डी वाला राइट आंसर है। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो भी बहुत सारे कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पर देखेंगे एनसीसी होता है, एनसीसी होता है, या एनएसएस चलता है, या स्काउट गाइड करके चलता है, या खेल कूद कराया जाता है। ये सब जो पाठ्यक्रम क्यों लाए गए, इन्हीं के कारण लाए गए कि यहाँ पे विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास हो सके, तो इसीलिए सब हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए गेट्स के अनुसार जो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को तो सीखना कहा जाता है, वही तो आपका अधिगम है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है उसी को अधिगम कहा जाता है, उसी को सीखना कहा जाता है। अधिगम सीखना लर्निंग सब एक है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है उस पर ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि देखेंगे कोई भी क्लास हो गई उसमें देखेंगे जो बालक होते हैं अलग अलग यहाँ पे बुद्धि क्षमता वाले रहते हैं, और वह अलग अलग देखेंगे, जो अलग अलग देखेंगे पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें अंतर्दर्शन हो जाएगा। जो अंतर्दर्शन है वह देखेंगे यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। ए वाला क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए आपको क्या करना है, सृजनात्मक जो चिंतन है उसको सर्वाधिक अच्छे ढंग से आपको क्या करना है, अनुमानित करना है। तो इसके लिए किस तरह का प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, इसे कौन बता सकता है, सही उत्तर बताएं, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो सृजनात्मक चिंतन के लिए जो आपका डी वाला है, डी वाला अगर प्रश्न करेंगे कि कोई भी आप प्रश्न दे दिए या कोई भी यहाँ पे प्रश्न दे दिया और उसके बारे में पूछ दिए कि इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, तो यह क्या होगा, इससे जो सृजनात्मक चिंतन होगा वह बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, और नेक्स्ट आपका हिंदी का प्रश्न है, और यूपी टेट एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल की हिंदी पूछी जाती है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें संयोजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे यहाँ पे माता पिता हो गया, माता पिता में क्या है आपका यहाँ पे द्वंद्व समास है, और इसमें जो यह चिन्ह लगा है इसी को संयोजक या योजक चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र सी वाले चूज कर रहे हैं राइट होंगे। संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखते हैं, जो देखिए संपादक का यहाँ पे नाम पत्र होता है, संपादक के जो नाम होते हैं पत्र में सेवा में किस ओर लिखते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बाईं ओर लिखा जाता है। जब भी आप लोग कोई पत्र लिखते होंगे तो उसमें देखेंगे इस तरह से आप लोग लिखते हैं सेवा में, इस तरह से आप लोग लिखते होंगे। उसके बाद जो भी विषय रहता है, जो भी डिटेलिंग रहती है उसको आप लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डिटेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेवा में कहाँ पर लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं ओर दिया गया है ए वाले में। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ड है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। तो आप लोग भी जानते हैं जो कि अंग और अ है, यह क्या है, अयोगवाह वर्ड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
आपसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है, यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन य र ल व हो जाएंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के बारे में पूछा जाता है, उष्म या संघर्षी व्यंजन पूछा जाता है। और इसमें देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे स ख स ह। यह देखेंगे क्या है? उष्म व्यंजन या इसको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी यूपी टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आपका आ जाता है यहाँ पे जो छ होता है इस तरह से त्र ज्ञ और स्र आ जाता है। यह संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इनमें से स्वर वर्ण की पहचान कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो आप लोग भी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आसान दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपका ऊ दिया गया यह क्या है? आपका स्वर वर्ण है। बाकी के क्या है? बाकी के आपके व्यंजन है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे एक दो प्रश्न गद्य से रहते हैं। यहाँ पे दिया गया व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए सार्थक शब्द समूह को वाक्य करते हैं। अगर सार्थक शब्द का समूह है तो उसको वाक्य कहा जाता है। यह तो आपका सही है, पहला आपका सही है, लेकिन आपसे सही नहीं है, जो गलत है वह पूछा जा रहा है। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। यह भी आपका सही दिया गया है। अगला दिया गया किसी वाक्य में कर्ता कर्म का होना आवश्यक होता है, तो जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला है किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे देखेंगे सी वाला सही नहीं है, तो सी वाले को राइट आंसर कर लेंगे। फिर नीचे लिखा गया है यहाँ पे कि जो नीचे गद्यांश है उसको पढ़ना है, 6 से 9 तक उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो आपको गद्यांश दिया गया, गद्यांश को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आंसर करना रहेगा, और सबका आंसर गद्यांश में आराम से मिल जाएगा अगर पूरा पढ़ेंगे। तो दिया गया गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसमें अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें हुमायूं दिया गया है, हुमायूं के बारे में कहा गया था पथिक के बारे में, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, तो इसका आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे घोड़ों की टापू की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई थी और उसी की वजह से वह छिप गई थी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे वह डरी हुई थी। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला राइट आंसर है। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, तो वह डरी हुई थी, तो बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, अगर यहाँ पे गद्यांश में सब दिया है लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, सामर्थ्य नहीं था। अश्वारोही वहाँ क्यों आया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़िया का जो छप्पर था उसको ढूंढने के लिए, तो सी वाला राइट आंसर है। सबका आंसर आपको गद्यांश में मिलेगा अगर अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनीय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय। जो शुद्ध लिखा गया है वह आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ए वाला शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाक्य चारों पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर आपको करना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, तो इसमें जो पहला वाला दिया गया इसमें कोई भी त्रुटि नहीं दिख रही है, तो पहला वाला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह सही है। 12 सिंगा शब्द में समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें है बहुब्री समास। बहुब्री समास है जिसमें कोई यहाँ पे अन्य पद प्रधान होता है, वो यहाँ पे होता है आपका बहुब्री समास। तो यहाँ पे क्या है? तीसरा पद जिसमें प्रधान हो जाता है वहाँ पे होता है बहुब्री समास, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चक्रपाणी दिया गया, चंद्रभाल, सुलोचना, इनमें है आपका यहाँ पे बहुब्री समास। बहुब्री समास दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। नरेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से नर धन इस से बनेगा आपका नरेश, और इसमें है आपकी गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जब भी आपको लगभग यहाँ पे एक मात्रा दिखे
वहाँ पर गुण संधि के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे गुण स्वर संधि ही होगी। बाकी अगर आपको कभी भी दो मात्रा दिख जाए वहाँ पर होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि, तो यह भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसमें तो आपका विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला आपका राइट आंसर है, सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय की बात किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कृपालु शब्द में, कृपालु शब्द में तद्धित प्रत्यय है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका पृष्ठांकित में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कर्तन, कर्तन का मतलब होता है काटना, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, तद्भव बताना था, तद्भव आपका हो जाएगा केस हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीयता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से नाम धातु, नाम धातु दिया गया डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है और अपीसमेंट दिया गया, तुष्टीकरण, तो यहाँ पे पहला वाला ही सही है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सारस, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से एक स्त्रीलिंग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से छाछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पेड़ से बंदर कूदा, यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है और से का प्रयोग अलग होने के लिए हो रहा है, क्योंकि पेड़ से जब बंदर कूद जा रहा है तो अलग हो जा रहा है, तो अलग होने के लिए जहाँ पर भी भावार्थ है अपादान कारक, ए वाला राइट आंसर है। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हाथी का जो समानार्थी शब्द है उसमें दंती करी हस्ती तीन आता है, लेकिन हस्त नहीं आएगा, हस्त तो हाथ का होता है, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी टेट एग्जाम के बारे में, तो यूपी टेट एग्जाम आपका 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। 150 प्रश्न इस एग्जाम में पूछा जाएगा, 150 मिनट मिलेंगे, 150 नंबर का एग्जाम होगा, पासिंग मार्क 90 नंबर है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी ओबीसी SC/ST से रहेंगे 82 नंबर पर भी पास हो जाएंगे। यूपी टेट एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ करके आप यूपी टेट एग्जाम को पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सब सब्जेक्ट में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे CDP है, CDP में आप लोग देखेंगे 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 में देखेंगे लगभग आपका 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी हो गया या आपका संस्कृत है, हिंदी हो गया संस्कृत हो गया, तो इसमें भी देखेंगे आपके यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों सब्जेक्ट में लगभग 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही होता है। अब आपका सोशल साइंस होगा या तो आपका मैथ साइंस होगा या आपका EVS मैथ होगा, तो उसमें भी देखेंगे लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। तो आप लोग यूपी टेट एग्जाम की जो परीक्षा 2026 के लिए हो रही है, इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। आपको यहाँ पे यह देखेंगे सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सब की सब पेपर इसमें आपको मिलेंगे, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, CDP, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, EVS। तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर।
सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लेकर के जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सारंग का जो अर्थ होता है वह पपीहा, कामदेव, राजहंस 3 होता है, तो शहद नहीं होगा, तो बी वाला राइट आंसर है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, सुबह की बात कर दिया गया, कालवाचक हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।